तो अब शाम के 4 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं और इस बिग वॉल के जरिए मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन सी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है, अब केजरीवाल का क्या होगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। दूसरी खबर है, आपातकाल से शुरुआत, संकेत साफ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में दहशत का दी एंड आखिर कब होगा। और चौथी खबर में नीट में लीक का जाल बढ़ता किस तरीके से जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। तो ये चारों खबरें जिस पर हम विस्तार से आपको एक एक जानकारी देंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप, वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से लाइव। दिल्ली से मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी हैं। इधर आप देख रहे हैं कि अजय बाचलू जम्मू का अपडेट हमें देंगे और दूसरी तरफ सूरज ओझा हमारे साथ लातूर से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक एक करके आपसे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की बड़ी खबर क्या है वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। और देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर यह है, स्पीकर बनते ही संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। ओम बिरला जो स्पीकर बन गए और इमरजेंसी की उन्होंने निंदा की सबसे पहले, और इसका जिक्र करते ही किस तरीके से विरोध हुआ, हंगामा हुआ। स्पीकर बनते ही संसद में जबरदस्त हंगामा। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर सीधे आरोप ओम बिरला ने लगाए और इंदिरा ने संविधान का अपमान किया। ये कहा उन्होंने अपने बयान में, इमरजेंसी में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस ने मौन नहीं रखा, जमकर हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं ओम बिरला। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। तो इमरजेंसी की निंदा की ओम बिरला ने, जिसे लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप ये कहते हुए लगा दिया कि बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कब और क्यों लगा था आपातकाल, जिसे लेकर लगातार हंगामा भी हो रहा है। देखिए, 1975 में, ये साल 1975 का था जब देश में आपातकाल लगा था, लागू हुआ था। ये स्थिति हुई थी तारीख 25 से 26 जून के दरमियानी रात ये आपातकाल लागू किया गया था। कब तक? 21 मार्च 1977, मतलब तकरीबन 21 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहा था, जिसे काला दिवस के तौर पर मनाया भी जा रहा है। सिफारिश की गई थी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से, जिसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला देश के लिए लिया गया। घोषणा की थी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह बड़ा फैसला लिया गया था। आपातकाल की वजह क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला इसकी वजह बना था। चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी को कदाचार का दोषी पाया गया था, जिसके बाद हुआ क्या था अब ये भी समझिए। 1971 के चुनाव में बड़े अंतर से इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। प्रतिद्वंदी राजनारायण ने जीत पर सवाल खड़े कर दिए थे उस दौरान, और इसी के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया था। तो ये हुआ क्या था उस दौरान? आखिर क्यों आपातकाल लगाया गया, कब लगा, और इसे लेकर आज आखिर क्यों इस पर इतनी चर्चा, इतना हंगामा, इतना शोर हो रहा है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। और अब सीधे इस पर रुक कर लेते हैं बात करने के लिए अभिषेक उपाध्याय आपका, क्योंकि 50 साल पहले जो हुआ उसकी चर्चा आज सदन में हो रही है और बीजेपी ये कह रही है कि इसकी जरूरत है। इस पर कांग्रेस को सीधे सीधे माफी की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। शिरीन, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है ये बताने के लिए कि तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, डिक्टेटरशिप ये कहाँ हो रही है। ये इसका एक समझ लीजिए कि ये इसका एक सिंबल है। और आज जो बीजेपी ने किया वो सिंबॉलिक है। 50 साल जो पूरे हुए हैं इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के, उसको लेकर के आपको याद होगा, ध्यान होगा, बीजेपी ने कल पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो बीजेपी इसको बिल्डअप कर रही है, और बिल्डअप इसलिए कर रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष यही आरोप लगाता है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है, ये विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हैं।
हैं तो बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि विपक्ष की आवाज किसने दबाई थी। और बात सिर्फ विपक्ष की नहीं, आप प्रेस सेंसरशिप की बात कर लीजिए। जब इमरजेंसी की आप बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, उसमें अपोजिशन आ जाता है, उसमें प्रेस सेंसरशिप आ जाती है, उसमें नसबंदी जैसे कानून आ जाते हैं। वो पूरा जो प्रिज्म है जो 50 साल पहले हुआ था और जो देश के इतिहास में इसमें दो रायनी जिसे काले धब्बे की तरह देखा जाता है, उसी की बीजेपी याद दिला रही है। और ये एक तरह की मैसेज है कि इमरजेंसी कौन लगा रहा था। और दूसरी बात ये है कि एग्रेसिव अप्रोच भी है शीरीन। बीजेपी ये दिखा रही कि हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, संख्या भले ही कम है लेकिन हमारा अप्रोच वही एग्रेसिव रहेगा, फ्रंट फुट पर खेलने का रहेगा जो पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा है। हम उसी पिच पर आज भी खेलेंगे। पर उसी को लेकर यह भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है स्पीकर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने निंदा की कि ये दरअसल जो है वो भाषा बीजेपी की बोल रहे हैं। बहरहाल ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, अब संसद भवन की आज की दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने लगभग 2 घंटे पहले स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला का अभिवादन किया, उनसे हाथ मिलाया, मुस्कुराए भी। लेकिन ठीक 2 घंटे के बाद ही स्पीकर ने कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए जमकर कोसना शुरू कर दिया। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने आरोप मढ़ा कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। देखिए, संसद के पहले दिन बटा हुआ नजर आया इंडिया गठबंधन। इमरजेंसी के प्रस्ताव पर सिर्फ कांग्रेस का विरोध, विपक्ष के बाकी दल अपनी चेयर पर बैठे ही रहे। आपातकाल पर विपक्ष बिल्कुल बटा हुआ नजर आया। तो इमरजेंसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ही विरोध करती दिख रही थी। सदन में बाकी जो दल थे विपक्ष के, वो अपनी चेयर पर बैठे हुए नजर आए। और आपातकाल पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव का बयान भी सामने आया। समाजवादी नेताओं ने उस समय को देखा है, हम पीछे मुड़कर कितना देखें। अखिलेश यादव का यह बयान, भूतकाल की बात ना करके वर्तमान की बात करें, ये डिंपल यादव ने कहा। तो इमरजेंसी पर यह बयानबाजी। जेल गए इमरजेंसी के दौरान और नेताजी ने लोकतंत्र सेनानी इनको सम्मान दिया, हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया जिससे इन्हें भत्ता, सुविधाएं, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी बताए कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए 1 लाख रुपए भत्ता कब करेगी। सर, आपने एक बात कही आज भी दिया कि आप अपोज कर रहे हैं इमरजेंसी का या सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बीजेपी से 1 लाख रुपए करवाइए लोकतंत्र सेनानियों के लिए, तब हमसे पूछने आइए। वास्तविकता में जीना चाहते हैं तो आज प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। तो भूतकाल की बात ना करते हुए प्रेजेंट की बात करते हुए भविष्य बदलने की अगर बात करें तो अच्छा होगा। और इस पर अभिषेक एक बार फिर आपके पास आते हुए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे ना कि ये स्ट्रैटेजी है सरकार की, एनडीए की, उसका असर भी होता हुआ दिख रहा है क्योंकि इस मामले पर विपक्ष बटा हुआ दिख रहा है। कोई एक साथ खड़ा कांग्रेस के साथ फिलहाल तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल, देखिए ये सदन में दिखाई पड़ा कि कांग्रेस के जो एमपी हैं वो ही खड़े होकर के इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाकी विपक्ष ना तो वहाँ पर साथ दिखा और ना ही उसके बाद किसी तरह का विपक्ष ने बचाव करने की कोशिश की। तो ये एक ऐसा मसला है क्योंकि ये एकदम क्लियर है कि जो गैर कांग्रेसवाद है, आप जेपी आंदोलन की बात याद कीजिए तो गैर कांग्रेसवाद की जड़ में इमरजेंसी का विरोध रहा है। उस ज़माने में आप जेपी की बात कर लें और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह की बात कर लें, नेताजी मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, इन सब की बात कर लें, ये सब इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हुए थे। जनता दल हो गया और जनता कांग्रेस से टूटे हुए जो टूट करके नेता आए थे, बीजेपी जनसंघ उस समय हुआ करता था, बाद में बीजेपी हुई, ये सब के सब थे। तो बीजेपी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब इमरजेंसी की बात आएगी तो कांग्रेस वहां पर अकेली पड़ेगी। तो ये भी एक दिखाने की कोशिश और कवायद थी और साथ में एक एग्रेसिव स्टैंड भी रखने की एक योजना थी पूरी। वो दिख भी रहा था। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन आपातकाल को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, आपातकाल से हुआ था क्या हाल हुआ था उस दौरान देश भर में, आप इसे भी समझिए इस बिग वॉल के जरिए। देखिए, देश भर में आपातकाल के बाद चुनाव स्थगित हो गए थे, कहीं पर भी कोई चुनाव नहीं। नागरिक के जो मौलिक अधिकार थे उन्हें निलंबित कर दिया गया था क्योंकि देश में आपातकाल लागू था। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं था किसी को भी, यह भी उस दौरान हुआ। तो आपातकाल से क्या हुआ, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां होनी शुरू हो
गई थी। जो विपक्ष के नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। वाजपेयी, आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे जो नेता थे, इन तमाम लोगों को, इन नेताओं को जेल भेज दिया गया था। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी से देश की सभी जेलें भर गई थी। आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा कि जेलें भर गई थी। उस दौरान प्रेस और अखबार की आजादी पर पहरा लगा दिया गया था। उन्हें किसी तरह की कोई आजादी नहीं थी, ना कुछ छापने की और ना कुछ दिखाने की। सेंसर अधिकारी के परमिशन के बगैर आप खबर छाप नहीं सकते थे, कोई खबर दिखाई नहीं जा सकती थी। सरकार के खिलाफ खबर छपी तो गिरफ्तारी उस वक्त तय थी। अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई भी खबर दिखाई तो फिर आपका गिरफ्तार होना तय था। तो ये वो दौर था जब आपातकाल, और उसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप भी लगे थे। जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, वो लोगों को प्रताड़ित करते थे, ये सीधे सीधे आरोप लगाया गया था। और ये क्या हुआ था, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इन तमाम मुद्दों से, इन पॉइंटर से आप समझ पाएंगे कि आखिर आपातकाल को क्यों काला दिवस, काला दिन कहा जाता है, और आखिर इसका विरोध किस तरीके से और क्यों किया जा रहा है। और शायद यही वजह भी है कि विपक्ष एक साथ इस मामले पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्पीकर के प्रस्ताव पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। देखिए, सदन में जो कुछ हुआ उससे गरिमा को ठेस। ये दीपेंद्र हुड्डा का बयान, सरकार ने स्पीकर से राजनीति करवाई। उन्होंने कहा कि गांधी, भगत सिंह जैसे लोगों के लिए मौन रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखते, शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखते, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान दी देश की आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उन सिद्धांतों को, आदर्शों को याद करते हुए मौन रखने से ये राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। अभिषेक, इस मामले में अब या तो कांग्रेस समझ नहीं पा रही किस तरीके से अपनी बात रखी जाए, क्योंकि वो सीधे ये आरोप लगा रही है कि भाई आप स्पीकर से अपना एजेंडा चलवा रहे हैं। देखिए, स्पीकर का जो मामला है शिरीन, वहाँ पर पहले से ये हो गया था कि जब कांग्रेस ने, अपोजिशन ने ये तय किया कि वो स्पीकर का जो चुनाव होगा वहाँ पर कैंडिडेट देंगे, वहीं से ये तय हो गया था कि ये जो मामला है ये किस तरह से कड़वाहट दिखाई देने को मिलेगी, ये पहले से तय हो गया था। ओम बिरला का नाम भी सामने आना ये इस बात का परिचय था कि बीजेपी किसी भी तरह से बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। वो कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं करना चाहती है जिससे ये इंप्रेशन जाए कि बीजेपी के पास संख्या कम है, इसलिए बीजेपी अपनी स्थितियों में, किरदारों में, नामों में बदलाव कर रही है। तो इसीलिए अपोजिशन यही लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत ही ऑफेंसिव और एग्रेसिव फ्रंट रखेंगे, और 5 साल की तस्वीर जो है, उसका जो ट्रेलर है, वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। ये फिलहाल तो देखना ही होगा। अभिषेक, आप मेरे साथ रहेगा। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। सीबीआई ने दावा किया कि करोड़ों रुपए का मनी ट्रेल मिला है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी सीबीआई ने की है अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राहत किसी तरह की फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि पहले ईडी की गिरफ्तारी, अब सीबीआई के भी फेरे में फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है और मनी ट्रेल मिलने का दावा सीबीआई की तरफ से किया गया। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी, अब इसमें सीबीआई ने कौन कौन सी दलीलें दी हैं जिसके बाद गिरफ्तार किए गए हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपको इस बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। देखिए, ये दलीलें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इससे आपको साफ होगा कि आखिर कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। केजरीवाल की गिरफ्तारी, 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया। सीबीआई ने ये दलीलें जो हैं वो रखी हैं कोर्ट में। केजरीवाल शराब नीति को लेकर मिलना चाहते थे, ये उसमें साफ कहा गया कि वो एक शराब कारोबारी से संपर्क उन्होंने किया, वो मिलना चाहते थे नीति को लेकर। 20 मार्च को के कविता और मगुनता रेड्डी की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात 20 मार्च को हुई। अब इसके आगे विजय नायर को बैठक के लिए कोऑर्डिनेट करने को कहा गया। ये सब कुछ सीबीआई ने बताया है कोर्ट रूम में। लॉकडाउन के बावजूद प्राइवेट प्लेन से साउथ से एक टीम को दिल्ली बुलाया गया। एक टीम जो है वो दिल्ली आती है, लॉकडाउन था लेकिन बावजूद इसके मीटिंग हुई, जबकि कोरोना उस वक्त चरम पर था, लेकिन बावजूद इसके वो मीटिंग कराई गई। और देखिए, ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए हैं, ऐसी बहुत सारी सीबीआई की दलीलें हैं जिनके आधार पर कोर्ट में इन तमाम चीजों को रखा सीबीआई ने, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी, क्योंकि रिमांड मांगी गई सीबीआई की तरफ से। अब वरुण, आपका रुख करते हैं इस मामले में। अब दोनों तरफ से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं, क्योंकि इस मामले में यहां सीबीआई ने जो ये दलीलें रखी हैं, जरा बताइएगा कि कितनी मजबूत दलीलें हैं और केजरीवाल के लिए आने वाला समय और कितना मुश्किल हो सकता है इसके बाद।
देखिए, निश्चित तौर पर केजरीवाल के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा है, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, 5 दिन की रिमांड मांगी है। अदालत में सीबीआई ने कहीं ना कहीं ये बात कही कि जो साउथ लॉबी थी उससे सीधा सीधा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल का था और साउथ लॉबी से ही वो पैसा मिला था जो आगे गोवा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। साउथ लॉबी से एक ग्रुप था जो कि कोरोना काल के समय में दिल्ली एक प्राइवेट प्लेन से आया था और उनके साथ जो विजय नायर थे उन्होंने कई बैठकें अरेंज की थी। विजय नायर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है। हालांकि ये बात भी सीबीआई ने कही कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में ये बात कही है कि विजय नायर उनके अधीन नहीं काम करते थे, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी के अधीन काम करते थे। पूरा ठीकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया और ये बात कही कि उन्हें इस आबकारी नीति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, जितना निर्दोष मैं हूं उतने ही निर्दोष मनीष सिसोदिया है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे वो ये बात कहना चाह रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सके। अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो उन्होंने उनकी पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सीबीआई ने क्योंकि आज ही उन्हें गिरफ्तार किया है, 5 दिन की रिमांड मांगी है, तो अब देखना होगा कि 4:30 बजे जब जो फैसला आता है जो कितने दिन की रिमांड सीबीआई को मिलती है। ठीक है, आप इस पर नजर रखिए वरुण, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। लेकिन केजरीवाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी है हमारे पास। देखिए, कोर्ट में उन्होंने बड़ा बयान दिया, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं। केजरीवाल ने कहा, मैंने सिसोदिया को कसूरवार नहीं बताया कभी, सीबीआई जानबूझकर फंसा रही है और बदनाम करने का काम कर रही है। मुझे सिसोदिया पार्टी तीनों को फंसाया गया है। तो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का ये बयान। वरुण, बार बार, हालांकि हर बार इस पूरे मामले में शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यही कहती रही कि मामला जो है वो दरअसल राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। इस मामले में भी कोर्ट में जो सीबीआई ने दावा किया उसे खारिज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, निश्चित तौर पर वो जिस तरीके से टाइमिंग है गिरफ्तारी की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर हो गई है। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं राहत मिली थी, बेल मिल गई थी, चाहे हाई कोर्ट से उस पर स्टे लग गया था। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सीबीआई को ये साफ नजर आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसे टाइम पर अरविंद केज की गिरफ्तारी की है जिसके चलते वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सके। यही बात उन्होंने कोर्ट के अंदर भी कही और वही जो हमला है आम आदमी पार्टी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन इससे कितना बच पाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये फिलहाल तो देखना ही होगा। तो अरविंद केजरीवाल की दो तरफा मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने बड़ा अटैक भी किया है। कहा है कि शराब घोटाले के सूत्रधार हैं केजरीवाल। वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान, कमीशन, दलाली और चोरी किसने की, कानून अपना काम कर रहा है। शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जांच एजेंसी अपना काम करे और परिणाम सबके सामने आएगा। और इस पर अभिषेक आपका रुख करते हुए, क्योंकि बीजेपी शुरू से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ उंगली उठा रही है और इस मामले में तो कह रही है कि किंगपिन है दरअसल वो। शिरीन, सबसे बात यही समझने की है कि बीजेपी इस लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके बाद कोई भी इशू आप देखिए, किसी भी इशू पर ये फीलिंग नहीं आने दे रही है कि कहीं से वो कमज़ोर पड़ी है। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के सीबीआई ने फिर अरेस्ट किया है। बीजेपी का स्टैंड उतना ही एग्रेसिव है और बार बार जो किंगपिन वाली बात जो ईडी ने कही थी उस बात पर बीजेपी जोर दे रही है। और दिल्ली में चुनाव नज़दीक है और आप ध्यान दीजिए कि कांग्रेस की जो चुप्पी है इस मुद्दे पर, कांग्रेस जिस तरह से एकदम आप जिसे कह सकती हैं कि लगभग खामोश है, छुटपुट आवाजें भले ही आ रही, लेकिन कोई बड़ा नेता कुछ नहीं बोल रहा है। वो ये बता रहा है कि अब सब कुछ चल रहा है दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, इसलिए बीजेपी और भी ज्यादा एग्रेसिव होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में अब आपको जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर बता देते हैं। फिर से दहशत से जम्मू कश्मीर की शुरुआत हुई है। डोडा के गंदोह इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। वहां पर एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। डोडा के गंदोह इलाके का मामला बताया जा रहा है और अभी भी एनकाउंटर जारी है जिसमें एक आतंकी को मार गिराने की खबर है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है डोडा के गंदोह इलाके में, जहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं अभी भी। हालांकि एक आतंकी को मार गिराया गया, ऐसी जानकारी है हमारे पास। और इस खबर पर हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं, अजय बाचलू हमें बताएंगे। अजय। देखिए शिरीन, गंदोह का जो इलाका है, आपको याद होगा अभी इसी महीने की 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासतौर पर 4 आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 11 इसी महीने के जून 11 को जो एक आतंकी हमला हुआ था वो डोडा और किश्तवाड़ बॉर्डर पे छत्रकला जगह एक थी, वहाँ पर यह हुआ था। और तब कुछ आतंकियों ने वहाँ पर एक नाका था, जॉइंट नाका था सुरक्षा बलों का और पुलिस का, उस पर फायर किए थे और उसके बाद वो आतंकी वहाँ से भाग निकले थे। तब से लगातार 11 जून से लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो किश्तवाड़ का इलाका है ये श्रीनगर से जुड़ता है। जो पहाड़ियां हैं इनके एक सिरे पर जम्मू है और दूसरे सिरे पर श्रीनगर है। तो ऐसे में ये जो जंगल हैं, काफ़ी जंगल हैं और ये जंगल जो हैं आतंकियों के लिए काफ़ी मुफीद माने जाते हैं और इन जंगलों में आतंकी अक्सर छिपते हैं। तो 11 जून का जो ये ऑपरेशन है, लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि गंदोह के इसी इलाके में एक जंगल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से, जिसमें सेना और सीआरपीएफ भी शामिल थे। और उन्होंने जंगल में एक जगह पर जब उस इलाके को घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू की और जवाबी कार्रवाई, जब सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक आतंकवादी को फिलहाल मार गिराया गया है, इस बात की पुष्टि हो गई है। और फिलहाल इस पूरे इलाके को अब घेर लिया गया है और जिस जगह पर, जहां पर एग्जैक्ट एनकाउंटर हो रहा है जंगल में, वह उस इलाके को भी सेना ने घेर लिया और लगातार वहां रुक के जो है वो गोलाबारी जारी है अभी भी। शिरीन, ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी इस पर आपसे बातचीत होगी। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से एनकाउंटर, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है, ये जानकारी अजय आपको दे रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत कब, ये अब भी सवाल बना हुआ है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 2024 में दहशत फैलाई गई आतंकियों की तरफ से। जनवरी में एक घटना हुई जिसमें एक आतंकी को ढेर किया गया, फरवरी के महीने में 2 घटनाएं हुई, 2 नागरिकों की मौत हो गई इसमें। फिर इसके बाद मार्च का महीना, जब एक घटना में 2 नागरिकों की मौत हो जाती है। अप्रैल में 6 घटनाएं अलग अलग हुई हैं जिनमें 3 नागरिकों की जान चली गई। इसके बाद मई के महीने की बात करें तो 5 घटनाएं हुई हैं और 1 नागरिक की जान इसमें गई और 1 जवान शहीद भी हुए हैं। अब फिर अगर जून की बात करें तो 5 घटनाएं हुई हैं, 9 नागरिकों की मौत और 1 जवान शहीद हुए हैं। तो ये पूरा 2024 का अब तक का आंकड़ा और 26 जून तक का ये आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर अब तक आतंक का जो साया है वो बना हुआ है। और अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं क्योंकि लगातार आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति की बात सरकार करती है, लेकिन अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार ये बढ़ रहे हैं, वो दहशत एक बार फिर बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में खास तौर से। देखिए उसके बड़े ही उसके ऐसे रीज़न है शिरीन जो एकदम समझ में आते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अभी आपने जो लोकसभा का इंतखाबात हुआ है इसमें जिस तरह से कश्मीर में वोटिंग हुई है और जो वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ा है उसने लोगों को हैरान कर दिया है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी वजह है। आतंकियों को ये लग रहा है, ये दिख रहा है, पाकिस्तान को, दूसरे तत्वों को भी दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मलसी की ओर लौट रही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनकी आस्था बढ़ रही है और अब तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं इसी साल के आखिर तक में। तो ऐसे में ये पूरी कवायद है कि आतंकी घटनाओं को इंटेंसीफाई किया जाए ताकि ये मैसेज दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ पीसफुल नहीं है। तो जो स्लीपर सेल हैं, स्लीपर मॉड्यूल है, जो पाकिस्तान के जो कश्मीर के उस पार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए और इसीलिए घटनाएं बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को हम बता देते हैं अभिषेक। देखिए डोडा में आतंकियों के बारे में पहले से खबर थी, ये जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे। 12 जून को ही 4 आतंकियों का स्केच सामने आया था। सुरक्षा बलों को 4 सक्रिय आतंकियों की खबर पहले से ही थी और वो स्केच जो जारी हुआ था 4 आतंकियों का, उसका वो स्केच भी हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजय, यानी पहले से ही इस बात के इनपुट्स थे, इन आतंकियों के उस इलाके में घूमने की जानकारी थी सुरक्षा बलों को, हमारी एजेंसीज को।
जी शरीन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह से 11 जून को वहाँ पर हमला हुआ है और 11 जून को छत्रकला में जो एक टारगेट किया गया एक नाके को, जिसमें सेना और पुलिस का नाका था, उसके बाद जो है वहाँ पर जब जांच की गई, क्योंकि वो फायरिंग करके वो आतंकी भागे था, उसके अगले ही दिन जिस स्केच का आप जिक्र कर रहे हैं, 4 आतंकियों का स्केच, उसके अगले दिन ही जारी किया और बताया गया कि ये जो 4 आतंकी है डोडा, किश्तवाड़, गंदो का जो बेल्ट है, जो रिज है पहाड़ों की, वहां पर सक्रिय हैं और तब से लगातार इन आतंकियों की खोज में वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं लगातार। और इस समय बता दूं शिरीन, वहां पर ऑपरेशन करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ये डर रहता है कि जिस तरह के वो जंगल हैं, जिस तरह के जंगलों की बनावट है, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एहतियात और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जंगल जिस तरह से है वहां पर एडवांटेज जो है वो सीधा आतंकियों के पक्ष में जाता है। और इसके साथ ही मैं शिरीन ये भी बता दूं कि सुरक्षा बलों ने जिस जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रही थी, व्यापक चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे को लेकर। अगर आप पिछले हफ्ते के जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन के बयानों की बात करें तो उन्होंने कहा है एक डिसाइसिव पॉलिसी बनाई गई है और 2-3 महीनों में यहाँ जो जम्मू संभाग में जो आतंक फैल रहा है उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस तरह की इस पर भी हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस रणनीति को लेकर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में घुसे संदिग्ध। बॉर्डर के आखिरी गांव में रात में 2 संदिग्ध देखे गए। गांव के फार्म हाउस में जबरदस्ती घुसकर खाना खाया, पुलिस को ना बताने की धमकी भी उन्होंने दी उन्हें। दोनों के पास हथियार और पिट्ठू बैग मौजूद थे। दोनों संदिग्धों को लेकर पंजाब पुलिस अब हाई अलर्ट पर है। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में भी संदिग्धों को देखा गया है। अजय, इसे लेकर और क्या जानकारी है, क्योंकि दोनों घुसे, जबरन घुसे, खाना खाया, उसके बाद ये धमकी भी दी कि पुलिस को कुछ ना बताया जाए। देखिए शिरीन, ये जो पंजाब की घटना बता रहे हैं, ये दरअसल पठानकोट और कठुआ, जो कि पठानकोट पंजाब में पड़ता है और कठुआ जम्मू में, उसके बॉर्डर की जो है वहाँ की घटना है। और जिस तरह से वहाँ पर 2 आतंकी देखे गए, बता दूं ये इलाके जो हैं, चाहे जम्मू का कठुआ हो या पठानकोट हो, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं ये 10 किलोमीटर है, कहीं 12 किलोमीटर है, कहीं 14 किलोमीटर है। तो इस तरह की दूरी और लगातार शिरीन यहाँ सबसे बड़ा खतरा मैं बता दूं, क्योंकि पठानकोट जम्मू श्रीनगर और जम्मू दिल्ली हाईवे पर पड़ता है और कठुआ से जो है 28 तारीख को अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू से जानी है। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा देखा जा रहा है और अलर्ट जो है वो अमरनाथ यात्रा को को लेकर पहले से ही पूरे हाईवे पर है। और अब इस इनपुट के बाद सुरक्षा यहाँ और कड़ी कर दी गई है। श्री ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में भी संदिग्धों को देखा गया है खतरा, और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई खबर जो बिहार से आ रही है। सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। चिंटू और मुकेश की रिमांड सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों की रिमांड दी है। तो बड़ी खबर, पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, कुछ और लोगों तक भी जांच की आंच बढ़ रही है। शशांक हमारे साथ इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। शशांक, जल्दी से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ हुआ और ये रिमांड आखिर क्यों दी गई चिंटू और मुकेश की? शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है शशांक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारी बड़ी है ये, क्योंकि सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। 2 और लोगों तक पहुंची और उनकी रिमांड भी सीबीआई कोर्ट से मिली है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र से इसी खबर से जुड़ा हुआ अपडेट है। फरार गंगाधर की उत्तराखंड में अब तलाश हो रही है। दरअसल लातूर पुलिस की टीम उत्तराखंड पहुंची है। गंगाधर का बिहार से भी कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है। गंगाधर ने बिहार में लोगों को पेपर भेजे थे। सूत्रों से ये बहुत अहम इनपुट जो है वो मिल रहा है कि जो फरार गंगाधर है, जिसको अभी ढूंढा जा रहा है, उसका जो एक कनेक्शन निकलकर सामने आया है वो बिहार से बताया जा रहा है। और इसी के साथ लातूर पुलिस की टीम उत्तराखंड भी पहुंची है, क्योंकि उसके वहां भी छिपे होने की जानकारी है। सूरज इस पर हमें अपडेट देंगे, लातूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक तो उत्तराखंड में तलाश हो रही है, लेकिन इसी बीच बिहार से गंगाधर का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया?
जी बिल्कुल शिरीन, देखिए ये लातूर पुलिस की जांच अब और का दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब तक लातूर की जांच लातूर तक थी, उसके बाद दिल्ली तक पहुंची, फिर उत्तराखंड और अब बिहार तक भी जा पहुंची है। तो लातूर पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है और जानने की कोशिश की है कि गंगाधर के कुछ कांटेक्ट बिहार में थे, और जो कांटेक्ट बिहार में थे वो लोग कौन थे, क्या वो विद्यार्थी थे या फिर वो एजेंट थे जो नीट परीक्षा के पेपर दिलाने का आश्वासन देते थे या फिर पेपर लीक कराने में मदद करते थे। लातूर पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। ये वो परिजन हैं जिनके बच्चों के एडमिट कार्ड गिरफ्तार हुए जो 2 आरोपी हैं जलील पठान और संजय जाधव के मोबाइल से बरामद हुए हैं, और लगातार लातूर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिल्ली से जो तार जुड़े हैं, उत्तराखंड के जो तार हैं और जो बिहार के तार हैं, कैसे सब एक दूसरे से मिले हैं। क्या बिहार का केस भी इस केस से जुड़ा हुआ है या फिर ये कोई अलग सा नेक्सस है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों तक पहुंच रहा है, ये बताता है कि ये तस्वीर और भी बड़ी है जितनी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। अच्छा, नीट अभ्यर्थियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर ये है कि एक्शन लेने के मूड में आने लगा है अब शिक्षा मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जांच पर पैनी नजर है शिक्षा मंत्रालय की, और तथ्य सामने आएंगे तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों से ये बड़ी खबर नीट परीक्षा लीक मामले से जुड़ी हुई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय नजर बनाकर रखे हुए हैं इस जांच पर, और यह कहना है कि जैसे इस मामले में निकलकर तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से एक्शन होगा। क्या और जानकारी अभिषेक इस पर हमारे पास? शिरीन, एक्शन के लिए जिसे कहते हैं ग्राउंड, जिसे कहते हैं वो ग्राउंड लगभग तैयार हो चुका है। सीबीआई के पास जो जानकारियां आई हैं, खासतौर पर बिहार और झारखंड का जो नेक्सस है, और जो लॉक की बात है, जो कोर्ट की बात है, जो बक्से ले जाए गए हैं जिनमें कि ओएमआर शीट को रखा गया था, क्वेश्चन पेपर जो जले हुए मिले हैं, और जो सॉल्वर गैंग है और उनकी जो व्हाट्सएप चैट मिली है, जो उनकी मोबाइल रिकॉर्डिंग मिली है, उनमें बहुत कुछ निकल कर सामने आया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जानकारी ये भी है कि एनटीए का कनेक्शन भी साथ में, उसकी भी छानबीन चल रही है कि ये जो सॉल्वर गैंग है इसका एनटीए से लिंक क्या था। यही वो लिंक है जिस पर वो एक्शन होने की संभावना है जिसका कि आप जिक्र कर रही थी, जिसे कहते हैं डिसाइसिव एक्शन। एनटीए का लिंक जैसे ही स्टैब्लिश होगा वैसे ही डिसाइसिव एक्शन होने का होना एकदम तय है। शिरीन, ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। तो पेपर लीक कांड में लगातार जो अपडेट आ रहा है वो हम अपने सहयोगियों के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, हजारीबाग में सीबीआई का एक्शन देखने को मिला। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। नीट परीक्षा में कोऑर्डिनेटर थे एहसानुल हक। एहसान को ओएसिस स्कूल भी लेकर गई सीबीआई की टीम। जले हुए प्रश्न पत्र पर ओएसिस स्कूल का कोड मिला था। जिन तमाम सबूतों को देखते हुए लगातार सीबीआई जांच कर रही है, और इस मामले में अब एहसानुल हक जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल पूछताछ हो रही है, और इस पूछताछ में अभी तक क्या निकलकर सामने आया है, शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, जानकारी दीजिए। देखिए, पिछले 4 घंटे से एहसानुल हक से ओएसिस स्कूल में सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। कुल 4 अधिकारी हैं। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि जो आपके यहाँ का क्वेश्चन पेपर था वो पहले ही बिहार कैसे पहुँच गया, क्या परीक्षा माफियाओं से आपके रिलेशन हैं, अगर हैं तो किस तरह आप लोगों ने उन लोग से संपर्क किया, क्या पैसों का लेन देन हुआ, आप यहाँ पे सिटी कोऑर्डिनेटर थे, आपके अंडर में 5 सेंटर यहाँ पे थे, क्या अन्य सेंटरों पे भी इस तरह का खेल रचा गया। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। दिल्ली से जो जानकारी मिल रही है, 8 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई है जिसमें से 4 अधिकारी अंदर है। और देखिए, यहाँ एसबीआई के बैंक में जो है क्वेश्चन पेपर रखा गया था, तो एक शक ये भी है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर बैंक से निकलने के बाद लीक हुआ। तो अभी 4 अधिकारी जो हैं बैंक पहुंचे हैं और वहाँ पे जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हुई है और सारी जानकारी ली गई है। देखिए, स्कूल के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ओएसिस स्कूल में अंदर अभी देखिए आपको 2 गाड़ी भी नजर आ रही होगी। इसी से अधिकारी पहुंचे हैं और 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। प्रिंसिपल का जो कमरा है ठीक सामने वो है ग्राउंड फ्लोर पर, उसी में जो है पूछताछ हो रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर 18 है, उसी में एक बच्ची थी जो बैठ के परीक्षा दी थी, तो उसमें भी जो है सीबीआई की टीम अभी प्रिंसिपल साहब को ले गई थी। आपको बता दें, जो पटना में पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उस पर सीरियल कोड लिखा हुआ था। जांच में पता चला है कि वो इसी ओएसिस स्कूल का था और उसी बुकलेट नंबर पर एक बच्ची जो है वो परीक्षा दी है। तो जांच तेज सीबीआई ने कर दी है। हो सकता है कुछ और बड़े खुलासे जो है इस मामले में देखने को मिले। और मैं आपको बता दूं कि ये जो
प्रिंसिपल साहब हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर थे और इनके अंडर में 5 सेंटर्स थे। तो क्या कुछ बड़ी और गड़बड़ी हुई है? सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है इस मामले में, पूछताछ जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है शशांक कि एसबीआई की ब्रांच भी पहुंची है सीबीआई की टीम, क्योंकि इसी ब्रांच में नीट के प्रश्न पत्र रखे गए थे। वहां से कोई अपडेट? 2 सवाल कि क्या सेंटर से पेपर लीक हुआ या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ, इसी पर जो है सीबीआई की टीम काम कर रही। दरअसल 3 मई को रांची से ब्लू डार्ट कुरियर से जो है क्वेश्चन पेपर हजारीबाग लाए गए थे और एसबीआई बैंक ई रिक्शा से ले जाया गया था ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से। तो बैंक शाखा में जहां पे क्वेश्चन पेपर रखे गए तो वहां पे भी सीबीआई के कुल 4 अधिकारी पहुंचे हैं और वहां के जो स्टाफ हैं, मैनेजर हैं, उनसे जानकारी ली गई है और सवाल पूछे गए हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए हैं। जी ठीक है, तो शशांक जिस तरह से बता रहे हैं कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है और आखिर कौन से सवालों को ढूंढने के लिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये जांच की जो आंच है सिर्फ बिहार या झारखंड नहीं बल्कि और भी राज्यों तक पहुंच रही है, जिसमें एक महाराष्ट्र भी है। और इस मामले में एटीएस भी पहले क्योंकि पूछताछ कर चुकी है। तो सूरज, अभी ताजा अपडेट वहां से क्या है? वहां इस पूरे मामले पर जांच अब किस दिशा में आगे जाती दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो 2 महत्वपूर्ण आरोपी हैं, एक तो इरन्ना और दूसरा है गंगाधर, दोनों की तलाश फिलहाल लातूर पुलिस कर रही है। और इसी सिलसिले में एक स्पेशल टीम बनाई गई लातूर पुलिस की जो हैदराबाद गई, हैदराबाद से बाय फ्लाइट उत्तराखंड गई है। उत्तराखंड में वो गंगाधर से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। गंगाधर की प्रेजेंस वहाँ हो सकती है, इस मामले की जाँच वहाँ से की जा रही है। साथ ही जो इरन्ना नाम का एक और अक्यूज है इस मामले में, शनिवार को जैसे ही उसे पता चला ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है, वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी कुल 5 लोगों के साथ घर में ताला लगाकर कहीं गायब हो गया है। तो पुलिस उसके घर भी गई थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों से भी जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कभी ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि ये आरोपी इस तरह की चीज़ों में संलिप्त है, क्योंकि जिस कॉलोनी में इरन्ना रहता है उस कॉलोनी में भी कई बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे थे, इसी साल दे रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस बात की भनक नहीं थी। और इससे ये बात साफ होती है कि जो आरोपी हैं वो अपने करीबी लोगों से दूर थे, मतलब करीबियों को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो नीट परीक्षा में मदद करते हैं और इसी वजह से वो जो दूर के लोग हैं उनसे संपर्क करते थे और छुपी हुई जितनी गुप्तता रख सकते हैं उतनी गुप्तता इन्होंने रखी थी। जैसे कि जलील पठान जब गिरफ्तार हुआ तो जलील पठान गिरफ्तारी से पूरे प्लान को अंजाम दिया गया वो तो समझ ही आ रहा है। एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक पर आक्रोश नहीं थम रहा है। एक तरफ तो जांच जारी है, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी इसे लेकर जगह जगह हो रहे हैं। जम्मू में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा है। पेपर और काउंसलिंग रद्द करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें। अभिषेक, देखिए अब छात्रों का, उनके अभिभावकों का, उनसे जुड़े लोगों का जो एक इंतजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि आप काउंसलिंग भी रद्द कीजिए, पेपर भी रद्द कीजिए। लेकिन इसे लेकर एक्शन कब होगा, इंतजार अभी भी। अभिषेक, आपसे है मेरा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल शिरीन, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि अभी भी इंतज़ार हो रहा है कि फाइनल एक्शन कब होगा। और हमारी जानकारी ये है कि शिक्षा मंत्रालय इंतज़ार कर रहा है कि सीबीआई को जो एविडेंसेज हैं वो कितने कंक्लूसिव एविडेंस मिलते हैं और क्या ये तय हो जाता है, क्या ये बात क्लियर हो जाती है कि पेपर का लीक वाकई ऐसा हुआ है जिससे कि बड़े पैमाने पर छात्रों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि समय से पहले कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए कि जिन छात्रों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है उन पर ही मुसीबत आन पड़े। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि और भी कंक्लूसिव एविडेंस हाथ आ जाएं। और चूंकि ये इंटर स्टेट का मामला है, गुजरात से लेकर के बिहार और महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 राज्यों तक बात जारी है शिरीन, इसलिए और इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय से उम्मीद की जा रही है कि अब कम से कम वो इस मामले में बड़ा और कड़ा फैसला ले। बहरहाल